नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस विजुअल आर्ट्स के पिटारे में। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महान शख्सियत, नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर जी के बारे में जानेंगे। उनकी लग्जरी लाइफ के बारे में, उनके आर्ट वर्क्स के बारे में और उनके लाइफ के साथ जुड़े हुए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, उनके अफेयर के बारे में, क्यों 70 साल की उम्र में उन्होंने पेंटिंग शुरू करी, कौन सी बॉलीवुड अभिनेत्री थी उनके परिवार की सदस्य, और क्यों इंग्लैंड से मिला हुआ एक बहुत ही बड़ा अवार्ड उन्होंने वापस लौटा दिया। ऐसे और बहुत सारे सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, यानी कि आदित्य के साथ। तो ज्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड नंबर 5। सबसे पहले हम बात करेंगे उनके बचपन के बारे में और उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। जैसे कि बहुत से लोग जानते होंगे कि रविंद्रनाथ जी बंगाल से थे और बंगाली लैंग्वेज जो है वो बहुत ही स्वीट लैंग्वेज है। तो वहां पर उनको रोबिंद्रनाथ बोला जाता था। जैसे कि हम बोलते हैं रसगुल्ला, तो बंगाल में बोला जाता है रोशुगुल्ला। तो उसी तरह से यहाँ पर जो हम बोलते हैं रविंद्रनाथ, तो बंगाल में उनको बोला जाता था रोबिंद्रनाथ। इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 में बंगाल के कोलकाता में। बचपन में इनका नाम था रवि और ये जोरासाको मेंशन में रहते थे। देवेंद्रनाथ टैगोर इनके पिताजी थे और इनकी माता का नाम था शारदा देवी। यह अपने परिवार के सबसे छोटे और 14th सन थे। जी हाँ दोस्तों, इनके 13 भाई बहन थे, जिनमें से 8 भाई और 5 बहनें थी, जिनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। अब इनके भाई थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये जो सत्येंद्रनाथ थे, ये इंडियन सिविल सर्विस में जाने वाले पहले भारतीय थे। और ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, हिमेंद्रनाथ टैगोर, वीरेंद्रनाथ टैगोर, बुधेंद्रनाथ टैगोर, सोमनेंद्रनाथ टैगोर और पुनेंद्रनाथ टैगोर। और इनकी सिस्टर्स के नाम थे स्वर्ण कुमारी देवी। और बता देना चाहूंगा कि जो स्वर्ण कुमारी देवी थी, वो पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने भारत में एडिटिंग जर्नल की शुरुआत करी थी। इसके बाद है बरना कुमारी देवी, सुकुमारी देवी, सौनामिनी टैगोर और शरद कुमारी टैगोर। तो बचपन में रविंद्रनाथ जी को घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता था और इनके घर में हर वक्त कोई डांस कर रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई क्लासिकल म्यूजिक बजा रहा है। मतलब हर तरफ का माहौल आर्ट से भरा हुआ था। अब इनके भाई ज्योतिन्द्रनाथ की जो पत्नी थी कादम्बरी देवी, उनका रविंद्रनाथ जी के साथ बहुत प्यार था। अब बता देना चाहता हूँ कि उस समय बाल विवाह की प्रथा प्रचलित थी। जो कादम्बरी देवी थी उनकी उम्र थी 8 से 9 साल और रविंद्रनाथ जी भी अभी छोटे थे। उनकी एज में कुछ ज्यादा डिफरेंस भी नहीं था, तो उनका आपस में बहुत ज्यादा लगाव था और कहा जाता है कि उनका आपस में अफेयर था। रविंद्रनाथ जी की शादी के कुछ समय बाद ही कादम्बरी देवी जी के सुसाइड की खबर दुनिया के सामने आई। उस घटना के बाद रविंद्रनाथ जी ने बहुत सारी पोइम्स भी लिखी उनकी याद में। माफ करना दोस्तों, बातों बातों में मैं कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया। अभी हम उनके बचपन की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं उनकी शिक्षा के बारे में। उनको स्कूल तो भेजा नहीं गया, तो उनको घर पर ही पढ़ाया जाता था और उनकी सहायता करी थी उनके भाई हेमेंद्रनाथ टैगोर ने। उन्होंने घर में ही स्विमिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ड्राइंग, एनाटॉमी, जूडो, जिम्नास्टिक और मैथमेटिक्स की शिक्षा प्राप्त करी। अब इनके जो पिताजी थे
देवेंद्रनाथ। वो चाहते थे कि रविंद्रनाथ इंग्लैंड जाकर लॉ की पढ़ाई करें और एक बैरिस्टर बन जाएं। लेकिन इनका इंटरेस्ट तो आर्ट की तरफ था। लेकिन फिर भी ये 1878 में चले गए और वहां पर एक पब्लिक स्कूल में एडमिशन ले लिया। अब गए तो थे ये लॉ की पढ़ाई के लिए, लेकिन एडमिशन इन्होंने लिया था इंग्लिश लिटरेचर में। वहां पर भी इनका ध्यान आर्ट की तरफ ही रहा और जहां पर भी इनको आर्ट के साथ रिलेटेड कुछ भी देखने को मिलता, ये वहीं पर चले जाते। इसके बाद 1880 में ये भारत वापस आए, लेकिन पढ़ाई पूरी किए बिना। तो वापस आकर इन्होंने पॉइंट्स लिखना शुरू कर दिया। इनकी जो पहली पॉइंट थी वो छपी थी 25 फरवरी 1875 को अमृता बाजार पत्रिका में। इसके बाद इनके भाई देवेंद्र नाथ ने मंथली मैगजीन शुरू कर दी, जिसका नाम था भारती। रविंद्रनाथ जी की सभी पोइम्स इस मैगजीन में छपनी शुरू हो गई। अब एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि उनकी ज्यादातर पोइम्स में भानु सिंह ठाकुर नाम का कैरेक्टर मौजूद रहता था, जो कि एक इमेजिनेटिव कैरेक्टर था। इसके साथ ही उन्होंने बंगाली लैंग्वेज में कुछ प्लेस भी लिखे, जिनमें वाल्मीकि प्रतिभा और काल मरग्या ये दोनों बहुत ही ज्यादा फेमस थे। और इनमें जो लीडिंग रोल था ये इन्होंने खुद ही निभाया था। इसके अलावा 1882 में इन्होंने कुछ हिस्टोरिकल प्लेस जैसे कि रुद्रा चक्र और संध्या संगीत के नाम से कुछ पोइम्स का कलेक्शन भी लिखा। अब 1883 में इनकी शादी मृणालिनी देवी से हुई, जिनकी उम्र उस समय 10 साल थी। जैसे कि हमने पहले बात करी थी कादम्बरी देवी जी के बारे में, वो इस शादी के खिलाफ थी, लेकिन अभी वो सबके सामने तो बोल नहीं सकती थी। तो उन्होंने रविंद्रनाथ जी को शादी ना करने के लिए बोला, लेकिन रविंद्रनाथ जी माने नहीं। तो उनकी शादी के कुछ समय बाद ही 20 मई 1884 को कादम्बरी देवी जी ने सुसाइड कर लिया और उनके सुसाइड की खबर पूरी दुनिया में फैल गई। अब रविंद्रनाथ जी के ऊपर इस घटना का बहुत ही ज्यादा असर हुआ, क्योंकि बचपन से ही उनका कादम्बरी देवी जी के साथ बहुत ही ज्यादा लगाव था। तो कादम्बरी जी की याद में उन्होंने बहुत सारी पोइम्स लिखी और उनको पब्लिश भी किया। इसके बाद 22 अगस्त 1890 को वो इंग्लैंड जाते हैं अपने भाई सत्येंद्र नाथ के साथ। लेकिन इस बार उनका जाने का एक बहुत ही बड़ा मकसद था। उनका सपना था भारत में एक बहुत ही बड़ा विश्वविद्यालय खोलना, क्योंकि उस समय वो भारतीय टीचिंग स्टाइल को रिन्यू करना चाहते थे। वो चाहते थे कि उस समय स्टडी का सिस्टम वैसा हो जाए जैसा कि पहले के समय में होता था, जब छात्रों को शिक्षा देने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठाकर उनको नेचर के बारे में बताया जाता और कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती। अब इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि रविंद्रनाथ जी एक बहुत बड़े देशभक्त भी थे। अब इस बात का पता हमें यहाँ से चलता है कि जब उन्हें इंग्लैंड से नाइटहुड का खिताब मिला या नाइटहुड का सम्मान चिन्ह मिला, तो 1919 में जो जलियांवाले बाग की घटना हुई थी, जो कि हम सब जानते हैं कि बहुत सारे बेगुनाह लोगों को मार दिया गया था, तो इस घटना की वजह से उन्होंने वो अवार्ड वापस कर दिया। और इसके अलावा प्लेग जैसी खतरनाक बीमारी, फेमाइन और कुदरती आफतों का शिकार हो चुके लोगों की सहायता करने में उन्होंने अपना एक बहुत ही अहम रोल निभाया है। इसके अलावा उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना करी। एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब वो 1 साल के थे, तब उनके नाम पर एक बहुत ही बड़ी जमीन का हिस्सा कर दिया गया था, लेकिन उस समय वो जमीन ट्रस्टीज के पास रख दी गई थी, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि एक छोटा बच्चा कैसे कोई बड़ी प्रॉपर्टी संभाल सकता है। तो बाद में जब उनको ये प्रॉपर्टी दी गई, तो उनके सामने एक शर्त रख दी गई कि
ये प्रॉपर्टी वो सिर्फ किसी धार्मिक काम के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मौके का फायदा उठाते हुए रविंद्रनाथ जी ने 1901 में अबोर्ड ऑफ गॉड की स्थापना करी। अब बता देना चाहता हूँ कि अबोर्ड का मतलब होता है प्लेस, यानी कि भगवान के रहने की जगह या फिर जहाँ भगवान निवास करते हैं। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए उनको पैसों की भी जरूरत थी, तो इसके लिए उन्होंने अपनी बुक्स के कॉपीराइट्स को भी बेच दिया। अब जो अप्लाइड के स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता होगा कि कॉपीराइट्स का क्या मतलब होता है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि कॉपीराइट्स का मतलब है कि अगर आपने कोई आर्ट वर्क बनाया है, कोई पेंटिंग बनाई है, कुछ म्यूजिक बनाया है या फिर कोई फोटोग्राफ्स क्लिक करी हैं, तो आप उनका कॉपीराइट करवा सकते हैं ताकि कोई दूसरा उसे इस्तेमाल ना कर सके। उन्होंने अपने कॉपीराइट्स को भी बेच दिया और उनकी जो पत्नी थी वो भी काफी ज्यादा सपोर्ट करती थी उनको। तो उन्होंने क्या किया कि शादी के समय उनको जो भी गहने मिले थे, जो भी उनके पास ज्वेलरी थी, वो सारी उन्होंने बेच दी। और इसके अलावा रविंद्रनाथ जी जो प्लेस लिखते थे उनमें खुद ही रोल भी अदा करने लगे। लेकिन उस समय गांधी जी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनका कहना था इतनी महान शख्सियत कितनी मुश्किलों का सामना कर रही है। तो उनकी सहायता के लिए गांधी जी ने अपने एक फॉलोवर को, जो कि काफी ज्यादा अमीर था, उसे रविंद्रनाथ जी के इंस्टीट्यूशन के लिए 50,000 रुपए देने के लिए कहा, ताकि उस समय की जो एंशियंट स्टडी थी उसको डूबने से बचाया जा सके। इसके बाद रविंद्रनाथ जी ने वहां पर मेडिटेशन, योगा, संस्कृत, आर्ट्स और बहुत सारे प्रैक्टिकल विषयों के बारे में पढ़ाना शुरू कर दिया और बच्चे बहुत ही उल्लास के साथ वहां पर सीखने के लिए आने भी लगे। इसके बाद का जो समय है 1902 से लेकर 1907 तक, ये समय रविंद्रनाथ जी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किलों भरा और बहुत ही दुखद रहा, क्योंकि 1902 में उनकी वाइफ का देहांत हो गया और 1905 में उनकी यंगर डॉटर की भी डेथ हो गई। और उस समय बंगाल की पार्टीशन के खिलाफ भी ये लड़ रहे थे। और 1907 में इनके पिताजी और इनके बेटे का भी देहांत हो गया। इसके बाद रविंद्रनाथ जी ने अपनी वाइफ की याद में बहुत सारी पोइम्स लिखी और उन पोइम्स का एक संग्रह बनाया जिसका नाम रखा था सिमरन। अब आपको एक घटना बताना चाहूंगा कि जब रविंद्रनाथ जी पूरी तरह से टूट चुके थे, तब वो एक सुबह अपने घर से बाहर निकले, उगते हुए सूरज को देखने लगे। जैसे जैसे पेड़ों के पीछे से सूरज की रोशनी उनकी तरफ बढ़ रही थी, तो उनको महसूस हुआ कि हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह आती है। और इसके बाद उन्होंने बहुत ही जोश के साथ काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ नॉवेल्स भी लिखे, जिनमें से चोखर बाली और गोरा, ये दोनों बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। अगर हो सके तो आप भी इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करके देखिएगा। और इसके अलावा जैसे कि हम सब जानते हैं, जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गीत इन्हीं के द्वारा लिखा गया था और 26th एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के समय ये पहली बार गाया गया था। अब इसके बाद 1912 में यूरोप से लेकर पूरा वेस्ट का एरिया इन्होंने घूमना शुरू कर दिया, ताकि अलग अलग कंट्रीज के एजुकेशन सिस्टम को ये देख पाएं, परख सकें और वहां से कुछ सीख कर भारत में अप्लाई कर सकें। अब आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातों के बारे में बताना चाहूंगा। इंदिरा देवी चौधरी, सरला देवी चौधरी, प्रज्ञा देवी चौधरी, ये सभी इनकी भांजियां थी। और शर्मिला टैगोर, आप तस्वीर देखिए, आपने इस बॉलीवुड अभिनेत्री को किसी पिक्चर में या किसी फोटो में जरूर देखा होगा। इनका नाम है शर्मिला टैगोर और ये रविंद्रनाथ जी की पोती थी। और इसके अलावा एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी रविंद्रनाथ जी की मुलाकात 2 बार हो चुकी है।
पहली बार 1926 में जब आइंस्टाइन इंडिया आए थे और दूसरी बार 1930 में जब रविंद्रनाथ जी यूरोप घूमने गए थे। उन्होंने दुनियादारी, इंसानियत और साइंस के साथ रिलेटेड बहुत सारी बातें करी और वो सभी बातें रिकॉर्ड करके भी रखी गई हैं। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्या बातें करी तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर 20 से ज्यादा कमेंट आए तो मैं इसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। अभी हम बात कर लेते हैं उनको मिले कुछ अवार्ड्स के बारे में। अब एक बहुत ही रिनोल्ड राइटर थे लंदन के, W.B. येट्स। उन्होंने इनकी लिखी हुई पोइम्स को पढ़ा और वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने इनकी लिखी हुई रचना गीतांजलि को भी पढ़ा और गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इस बात की खबर इंडिया में भी पहुंच गई। सितंबर 1913 में जब ये इंडिया गए तो इनका बहुत ही धूमधाम के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ स्वागत किया गया। अब जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देना चाहता हूँ कि गीतांजलि जो है वो 103 पॉइंट्स का एक पूरा कलेक्शन है। इसके अलावा 3 जून 1915 को इंग्लैंड में दिया जाने वाला सम्मान चिन्ह नाइटहुड भी इनको दिया गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जलियांवाला बाग की जो घटना थी उसके बाद इन्होंने ये वापस लौटा दिया। इसके अलावा कोलकाता यूनिवर्सिटी से इनको डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की डिग्री भी मिली। 7 अगस्त 1940 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ऑक्सफोर्ड डॉक्टरेट भी मिला इनको। और 7 अगस्त 1941 में 80 साल की उम्र में इन्होंने दुनिया को अलविदा कहा और भारत के इतिहास में अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर कर लिया। अभी हम बात करेंगे इनकी कला शैली के बारे में और इनके आर्ट वर्क्स के बारे में। अब जैसा कि हम सब लोग जान ही चुके हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर मुख्य रूप से लेखक, कवि, नाटककार, फिलोसफर, एस्थेटिशियन, विश्व भारती एजुकेशन इंस्टीट्यूट के फाउंडर, संगीतकार और कोरियोग्राफर के रूप में भी काम कर चुके हैं। 1928 में उन्होंने चित्रकार के रूप में काम करना शुरू किया जब वो 67 इयर्स के थे। 20वीं और 20वीं शताब्दी के मध्य में अपनी मनुस्क्रिप्ट्स के पेजेस के ऊपर स्क्रैचिंग और इरेजर से इन्होंने काम करना शुरू किया। इसके बाद ड्राइंग और पेंटिंग की तरफ बढ़ते रहे। 1928 से 1940 तक इन्होंने 2000 से ज्यादा चित्र बना दिए थे। उन्होंने अपने चित्रों को कभी कोई टाइटल तो नहीं दिया, लेकिन उन चित्रों के नाम इंस्टीट्यूशंस के द्वारा दिए गए हैं। उनकी कला सहज और नाटकीय थी। उनकी कलाकृतियों में एक वास्तविकता देखने को मिलती है। रविंद्रनाथ जी ने अपने ही अंदाज में एब्स्ट्रैक्शन की ओर हाथ बढ़ाया है। यूरोपीय कला में अभिव्यक्तिवाद और प्राचीन संस्कृतियों की आदिम कला ने उन्हें बहुत प्रेरित किया है। अभी हम बात कर लेते हैं उनके कुछ आर्ट वर्क्स के बारे में। तो पहला है हेड स्टडी, जो कि बनाया गया था 1928 से 1929 के बीच। इसकी विड्थ है 182 सेंटीमीटर, हाइट है 192 सेंटीमीटर विदाउट फ्रेम। ये जो आर्ट वर्क है ये स्याही के द्वारा पेपर के ऊपर बनाया गया है, जिसके राइट्स हैं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के पास। इनके आर्ट वर्क्स में इनकी इमेजिनेशन की काबिलियत और विजुअल लैंग्वेज को देखा जा सकता है। उन्होंने अपने चित्रों में ज्योमेट्रिकल शेप्स का इस्तेमाल किया है, जो कि आप इस आर्ट वर्क में देख सकते हैं, जिसमें शार्प कॉर्नर्स और साथ ही साथ आर्किटेक्चरल क्वालिटीज भी देखने को मिलती हैं। ये एक मोनोक्रोमेटिक वर्क है और इनके ज्यादातर वर्क मोनोक्रोमेटिक ही हैं। अभी बात कर लेते हैं इनके दूसरे आर्ट वर्क के बारे में, जिसका नाम है डांसिंग वुमन, जो कि बनाया गया था 1928 से 1940 के बीच, जिसकी विड्थ है 260 सेंटीमीटर और
हाइट है 365 सेंटीमीटर विदाउट फ्रेम। ये आर्ट वर्क भी इंक के द्वारा पेपर के ऊपर बनाया गया है, जिसके राइट्स हैं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के पास। इसमें उनकी एक शानदार कल्पना को देखा जा सकता है। इस तरह की कल्पना उनकी कहानियों और कविताओं में देखी जा सकती है, जो कि बच्चों के लिए लिखी गई थी। उसी इमेजिनेशन को हम इनके चित्रों में भी देख सकते हैं। इसमें एक पक्षी और वुमेन फिगर को कंबाइन कर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म को दिखाया गया है, पर पहली बार देखने में लगता है जैसे कि ये एक फीमेल फिगर को नाचते हुए दिखाया गया है। लेकिन जब हम इसके पैरों की तरफ देखते हैं तो ये एक इंसान के नहीं बल्कि पक्षी के पंजे लगते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे थर्ड आर्ट वर्क के बारे में, जिसका टाइटल है वुमेन्स फेस, जो कि बनाया गया था 1930 से 31 के बीच, जिसकी विड्थ है 508 सेंटीमीटर और हाइट है 530 सेंटीमीटर विदाउट फ्रेम। अब ये आर्ट वर्क भी इंक ऑन पेपर है, जिसके राइट्स हैं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के पास। ये इनके हेड स्टडीज के प्रमुख चित्रों में से एक है, जिनमें चेहरे को अंडाकार शेप में दिखाया गया है। इसमें सेपिया स्याही का इस्तेमाल कर हल्की बनावट दी गई है। इसमें सुंदरता को बड़ी आंखों के साथ दिखाया गया है। महिला के सिर को कपड़े से कवर किया हुआ देखा जा सकता है। सेपिया स्याही का इस्तेमाल उदासीनता की भावना पैदा करता है, जैसे कि उसका चेहरा किसी सपने में देखा गया हो। अब जरूरी नहीं है कि जो बातें मैंने बोली हैं आप भी वही याद रखो। आप इनके आर्ट वर्क्स को ध्यान से देखिए और जो भी आपको देखकर फील हो और जो भी आपको दिखाई दे वो आप लिख सकते हो अपने एग्जाम में। बस ये मत लिख देना कि इससे अच्छा तो आप खुद ही बना सकते हो, क्योंकि उस समय का टाइम पीरियड भी अलग था और सिचुएशन भी अलग थी। तो दोस्तों, हमारा 5वां एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपका कोई भी सवाल है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम आपके लिए ऐसी और बहुत सारी वीडियोस ला सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की और बहुत सारी नॉलेज भरी वीडियोस आने वाली हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान, कीप प्रैक्टिस, कीप लर्निंग और बढ़ते रहिए।